यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 है। यात्री इस प्रदेश में अपनी गाड़ियों में आकर उतरते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2014 में बनकर तैयार हुआ टर्मिनल 2 प्रत्येक वर्ष 4.5 करोड़ लोग छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से होकर यात्रा करते हैं। मैं चेक इन करने के बाद गेट ढूंढते हुए घूम रहा हूं। मैं एक बार फिर एक लंबी यात्रा के लक्ष्य के साथ यहां पहुंचा हूं। पहले पेरिस जाना है, वहां से पेरू की ओर है मेरी यात्रा। यहां से यूरोप, अमेरिका आदि की ओर जाने वाले अधिकतर वायुयान रात के समय के होते हैं। इस भाग से होकर चलते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक बड़े शॉपिंग मॉल से होकर जा रहे हों। रेस्तराएं, बार, करमुक्त दुकानें आदि हैं यहाँ। बोर्डिंग पास में सूचित हैं कि 76 संख्या वाले गेट से मेरे पेरिस जाने के जेट एयरवेज का विमान रवाना होगा। उस संख्या वाले गेट की खोज में घूम रहा हूं मैं। अति विशाल टर्मिनल, बहुत सुंदर सुविधाएं हैं। सबसे आधुनिक हवाई अड्डे के लिए पर्याप्त सारी सुविधाएं यहाँ हैं। मुझे अब करीब 32 घंटे लंबी विमान यात्रा करनी है। पेरू की राजधानी लिमा है मेरा लक्ष्य स्थान। पहले पेरिस पहुंचकर वहां से लिमा के लिए उड़ना होगा। मैं लैटिन अमेरिका का कई बार दौरा कर चुका हूं, तो भी पेरू नामक देश पहली बार हमारे इस कार्यक्रम का भाग बन रहा है। उसका जोश मुझ में भरा है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा बहुत विशाल है। भारत के ही सबसे अधिक व्यस्त दूसरे नंबर का हवाई अड्डा है यह। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले स्थान पर आता है। हाल ही में निर्मित है, इसलिए सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर है यह टर्मिनल 2। जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक कंपनी ने ही इस हवाई अड्डे के नवीनीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जीवीके इंडस्ट्रीज के नेतृत्व वाले सहायक संघ के साझा नियंत्रण में हवाई अड्डे का कामकाज चलता है। उसके लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड या मियाल नामक कंपनी रूपीकृत हुई। ये दिखने वाले नज़ारे मात्र में सीमित नहीं है। टर्मिनल 2 अनेकों विभागों में व्याप्त है। वह आकर्षक तरीके के आंतरिक सजावट, बीच बीच में रेस्तरां, कॉफी शॉप, उपहार वस्तुओं की दुकानें, एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए आवश्यक सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। यात्रियों की प्रतीक्षा की ऊब को दूर करने के साथ हवाई अड्डे के लिए अच्छी आमदनी दिलाने वाली सुविधाएं। 9,800 करोड़ रुपए खर्च करके ही टर्मिनल 2 का पुनर्निर्माण हुआ था। संख्या 76 वाली गेट पहुंचने पर जेट एयरवेज विमान के रवाना होने की तैयारी की सूचना दिखी। 2:15 पर विमान रवाना होगा। 1:45 बजते ही यात्रियों को अंदर प्रवेश कराना आरंभ कर दिया था। एरोब्रिज से होकर मैं विमान के अंदर की ओर चला। यहां से पेरिस पहुंचने के लिए 9 घंटे की उड़ान है। मैंने विमान के अंदर प्रवेश किया। अधिक यात्री नहीं हैं। इतनी अधिक सीटों के खाली रहने का कारण का पता नहीं है। पिछली बार अलास्का जाने के लिए मैं एयर फ्रांस के विमान से पेरिस की यात्रा की थी। तब वह विमान यात्रियों से भरी हुई थी। मैंने सबसे पीछे की सीट पर अपना स्थान ग्रहण किया। यूरोप और अमेरिका में काम करने वाले भारतीय अधिकतर जेट एयरवेज पर ही आश्रित रहते हैं। भारतीय संस्कृति को अपनाने वाला और भारतीय भोजन परोसने वाला एक एयरलाइंस का होना ही उसका एक कारण हो सकता है। सामने के पर्दे पर प्रादेशिक भाषा की सिनेमा भी देख सकते हैं। बाहर एयर फ्रांस का एक विमान, वह भी अधिक देरी किए बिना पेरिस के लिए रवाना होगा। मुझे लगा कि हो सकता है उसी कारण से जेट एयरवेज विमान में इतनी सारी सीटें खाली पड़ी हैं। विमान ने चलना शुरू किया। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ विमान ऊपर उठा। हल्का कोहरा मुंबई नगर के ऊपर छाया हुआ है।
पाकिस्तान पार करके ईरान के ऊपर पहुंचने पर नीचे तेहरान नगर दिख रहा है। उससे भी आगे की ओर एक लंबी और थकाऊ यात्रा। अभी विमान यूरोप के ऊपर है। यूरोप को छाता ताने हुए से बरसाती बादल छाए हुए हैं। मुंबई से यात्रा आरंभ हुए अभी 8.5 घंटे हो चुके हैं। सूचना मिली कि अब से करीब आधे घंटे के अंदर विमान रनवे पर उतरेगा। सोए पड़े सब लोग जाग गए। स्क्रीन पर विमान का यात्रा पथ दिख रहा है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी को पार करके विमान पेरिस के ऊपर पहुंच चुका है। अब कुछ ही मिनट के अंदर पेरिस पहुंच जाएगा। नीचे फ्रांस की खेतीहर जमीन दिख रही है। बहुत ही विशाल और वैज्ञानिक विधि से खेती की जाने वाली जमीन। ठंड का मौसम आरंभ होने जा रहा है। यूरोप उसके स्वागत की तैयारी में है। नीचे खेतीहर जमीन के बीच के छोटे गांव एक मनोरंजक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। यह एक नई जानकारी है कि पेरिस जैसे महानगर के बाहरी इलाके में इस तरह की खेतीहर जमीन व्याप्त है। पेरिस के और अधिक नजदीक आने पर सैटेलाइट टाउनशिप का विश्लेषण वाले आवासीय क्षेत्र नजर आने लगे, लेकिन वहां फ्लैट्स की कतार या बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नजर नहीं आ रहे हैं। अलग अलग बने हुए मकानों वाला आवासीय क्षेत्र। नज़ारे से जाहिर होता है कि वो आवासीय क्षेत्र खेतीहर जमीन के बीच में स्थित हैं। समय अभी सुबह का 7 नहीं हुआ है। फ्रांस के नक्शे के ऊपर कोहरे की हल्की चादर पड़ी हुई है। वायुयान के नीचे उतरने से संबंधित सूचना फिर से दी गई। नीचे के गांव के नज़ारे की ओर कैमरे का रुख किए हुए मैं बैठा रहा। सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत वाले गांव। फ्रांस की सबसे निचले स्तर की स्वशासन प्रणाली है कम्यून। एक क्षेत्र के अनेकों गांव मिलकर एक कम्यून बनता है। आबादी अधिक है तो अकेले एक पूरा गांव एक कम्यून हो जाता है। प्रत्येक कम्यून वार्ड से निदेशक मंडल के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। उन प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाने वाला मेयर कम्यून के प्रशासन का मुखिया होता है। स्वच्छ ग्रामीण वातावरण। नजारे उतने शानदार नहीं हैं। वायुयान चार्ल्स डिगॉल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर रहा है। इससे पहले भी कई बार मैं इस हवाई अड्डे पर आ चुका हूं। यूरोप के दौरे पर निकलते समय अक्सर यहीं उतरा करता था। अलास्का जाते समय और वहां से लौटते हुए मैं चार्ल्स डिगॉल हवाई अड्डे से गुजर चुका हूं। विमान हवाई पट्टी पर उतरकर आगे की ओर दौड़ रहा है। हवाई पट्टी के नीचे से बड़ी सड़कों के जाने के मनोरंजक नजारा। हवाई अड्डे के होने के कारण अन्य प्रकार के परिवहन व्यवस्था में कोई रुकावट पैदा नहीं हो रही है। फ्रांस का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है चार्ल्स डिगॉल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस की सेना की अगुवाई करने वाला और 5वें फ्रेंच रिपब्लिक के स्थापक 1959 से लेकर 10 वर्ष तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे चार्ल्स डिगॉल के नाम वाला हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे से हर साल 7,70,000 विमानों की आवाजाही होती है। प्रतिवर्ष 4.5 करोड़ मुसाफिर चार्ल्स डिगॉल हवाई अड्डे से होकर यात्रा करते हैं। उदय सूर्य की रोशनी अभी फैलने ही लगी है। विमान के निश्चल होते ही यात्री उतरने की तैयारी में लग गए। अपने सामान आदि लेकर जाने वालों के पीछे मैं भी चलने लगा। मुझे अब यहाँ से आगे जाने के लिए एक जहाज पकड़ना है। 2 घंटे के अंतराल में अगला वायुयान उड़ान भरेगा। यह है मेरा यात्रा पथ। कोच्चि से मुंबई, मुंबई से पेरिस, वहां से अटलांटिक सागर पार करके उत्तरी लैटिन अमेरिका के ऊपर से उड़कर पेरू की राजधानी लिमा पहुंचना है। अभी एक एयर फ्रांस वायुयान से बाहर निकल रहा हूं। मैं लिमा के जोर चावेज हवाई अड्डे पहुंच चुका हूं। इस बीच के करीब 15 घंटे की लंबी अरोचक विमान यात्रा के दृश्य मैं नहीं दिखा रहा हूं। अभी समय शाम के 4:30 हुआ है। वातावरण में बादल छाए हुए हैं। सबसे अधिक लोग पर्यटक के रूप में ही लिमा के साथ पेरू के अन्य नगरों में भी आते हैं। ऐतिहासिक नज़ारों वाला लिमा और उसको जैसे सांस्कृतिक नगर
माचू पिचू जैसा अजूबा, इनका और अमेरिंडियन संस्कृति के अवशेष वाले अनेकों स्थल आदि पेरू में स्थित हैं। उपनिवेश काल के दौरान के गौरवान्वित निर्मिति हैं एक अन्य आकर्षण। यूएस वीजा रखने वालों को पेरू में प्रवेश करने के लिए वीजे की आवश्यकता नहीं होती है। फीस जमा करके पेरू का वीजा नहीं लेना होता है। वीजा ऑन अराइवल तक नहीं है। यूएस वीजा दिखाने मात्र से हवाई अड्डे के बाहर निकल सकते हैं। मैंने भी पेरू का वीजा नहीं लिया है। यूएस वीजा दिखाकर बाहर आया। यह है जोर्ज चावेज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह पेरू का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अब मुझे होटल जाना है। मैरून रंग के पोशाक वाला यह बंदा मुझे होटल ले जाने के लिए आया है। इनका नाम जोनी है। मैंने होटल वालों से विशेष तौर से कहकर ड्राइवर और गाड़ी मंगवाया है। मैं उसके लिए अधिक से $20 देने के लिए राजी भी हुआ। मैं साधारणतः हवाई अड्डे से टैक्सी करके ही होटल पहुंचता हूं, लेकिन लिमा पहुंचने से पहले इस नगर के बारे में पढ़ा तो यहाँ की असुरक्षा का जिक्र है हर कहीं। मैंने पढ़कर यह जानकारी पाई कि टैक्सी ड्राइवर तक चोरों के एजेंट होते हैं, इसलिए होटल वालों के द्वारा भेजे जाने वाले टैक्सी में यात्रा करना ही सुरक्षित रहेगा। मैंने इसी कारण से ही होटल में बात करके गाड़ी मंगवाई है। जोनी को अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए हम दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं हो रही है। पेरू की साधारण जनता के प्रतिनिधि के रूप में मेरे सामने पहुंचा हुआ पहला व्यक्ति है जोनी। हमारी यात्रा आरंभ हुई। पार्किंग फीस का कार्ड डालकर जोनी ने गेट खोला। हवाई अड्डे से बाहर निकलने पर मैंने उस प्रदेश को हर तरह की बुनियादी सुविधाओं से लैस पाया। पेरू सरकार ने लिमा नगर और उसके परिधीय क्षेत्र को बेहतरीन सुविधाओं से लैस कर रखा है, लेकिन आंतरिक क्षेत्र ऐसे नहीं है। इंडीज पहाड़ी की तह में स्थित हैं पेरू के आंतरिक क्षेत्र के आवासीय प्रदेश। उसी कारण से वो प्रदेश विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। जीने की परिस्थितियां शोचनीय होने की वजह से ही बड़ी संख्या में लोग वहां से लिमा की ओर जाने लगे। नगर में रोजगार और जीने की बेहतरीन स्थिति की खोज में वो लोग वहां जाने लगे थे। इस प्रकार के अप्रवासन से लिमा की आबादी 90 लाख हो गई। लैटिन अमेरिका के ही सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में से एक है लिमा। स्पेन के औपनिवेशिक काल की निरंतरता में आज भी यहाँ ईसाई धर्म को ही प्रमुखता दी जाती है। यूरोप से आए अनेकों मिशनरी गुट आज भी यहाँ धर्म प्रचार में लगे हुए हैं। बढ़ती आबादी और सामाजिक असमता ने लिमा को अपराधों का नगर बना दिया है। 1980-90 के दशक में यहाँ अपराधों का दर सबसे ऊंचा रहा था। सड़क पर कई जगहों पर बजाज के ऑटो रिक्शे नजर आ रहे हैं। गहरे रंग पुती हुई वो सड़क पर इधर से उधर घूमती नजर आ रही हैं। हवाई अड्डे वाले क्षेत्र के पीछे छूटते ही नगर की बदसूरती साफ झलकने लगी है। इमारतों की असुंदरता, सड़कों पर फैली हुई गंदगी आदि नगर की आर्थिक स्थिति के उदाहरण हैं। इसके बावजूद सार्वजनिक स्थल और उद्यानों को कुछ साफ सुथरे रखने के प्रयास भी किए गए हैं। छोटे उद्यान दिख रहे हैं। लैटिन अमेरिका के नगरों के स्वाभाविक भाव लिमा में भी नजर आ रहा है। झुग्गी और गरीबों की बस्ती यहाँ भी है। फिर भी यहाँ की सामान्य प्रणाली भारत से बेहतर है। शासकों के द्वारा उन्हें यूरोपीय स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है। सड़कों के निर्माण, सड़क और गलियों की योजना, नालियों के निर्माण आदि सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से ही हुए हैं। गरीबों के बसने वाले क्षेत्र में गरीबी के दृश्य नजर आ रहे हैं। हवाई अड्डा लिमा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। लिमा के सिटी सेंटर से 11 किलोमीटर दूर है वह। हवाई अड्डे से आने वाली सड़क होने के कारण ही यहाँ यातायात के झंझट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सिटी सेंटर नजदीक आते जाते हैं यातायात संकुलन बढ़ते जाते हैं। मैंने पढ़ रखा है कि शाम होते ही वह और अधिक हो जाता है।
लिमा ओल्ड टाउन के होटल में मैंने कमरा बुक करवा रखा है। ओल्ड टाउन के प्रसिद्ध प्लाजा मायोर नामक चौक से लगा हुआ है वह होटल। शाम के समय गाड़ी में वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे देखने पर यह बिना अधिक यातायात संकुलन का एक शहर लगता है। शनिवार शाम होने की वजह से हो सकता है कि दुकानें बंद पड़ी हैं। शनिवार यहां सार्वजनिक अवकाश का दिवस है। ये दाईं तरफ से जा रही है लिमा की टैक्सी। ड्राइवर जोनी और मैं कुछ खास बात नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि विचारों के आदान प्रदान करने के लिए हम दोनों की कोई आम भाषा नहीं है। कहीं जगहों पर इमारत और उसकी चारदीवारी में कुछ भारतीय झलक दिख रही हैं। उन पर बहुत अधिक विज्ञापन चिपकाए हुए और लिखे हुए दिख रहे हैं। नगर के हृदय भाग की ओर बढ़ते जाने के अनुसार फीके पड़े रंग वाली इमारतें अधिक नजर आ रही हैं। लैटिन अमेरिका के देशों में स्पेन की संस्कृति सबसे अधिक दिखाई देने वाले नगरों में से एक है लिमा। जीवन की शैली, इमारत की बनावट आदि में उसके प्रभाव दिखते हैं। 16वीं शताब्दी में इनका साम्राज्य का भाग हुआ करते थे ये सारे प्रदेश। समुद्र पार करके यहाँ पहुंचे स्पेन निवासियों ने इनकाओं को खदेड़कर लिमा को केंद्र बनाकर अपना उपनिवेश स्थापित किए थे। नगर की सारी सड़कें सीधी रेखाओं जैसी हैं। शनिवार शाम की भीड़ सड़क के किनारे अब दिखने लगी है। ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार में गाड़ी रोके रहने पर ऐसे व्यापारी दिखते हैं। एक कलाबाज भी दिख रहा है। सिग्नल के इंतजार में गाड़ी यहां 80 सेकंड खड़ी रहती है। उस दौरान यह करतब दिखाए जाते हैं। एक बार में इस प्रकार 40 सेकंड तक करतब दिखाया जाता है। बाकी बचे 40 सेकंड के अंदर यह दौड़ दौड़ कर गाड़ी वालों से पैसे लेता है, लेकिन कोई उसे कुछ देते हुए नहीं दिख रहा है। खाली हाथ आगे बढ़ता हुआ कलाबाज। फिर से यात्रा आरंभ होते ही लिमा महानगर का असली भाव नजर आने लगा है। कहीं जगहों पर बेरंगे दृश्य हैं। इसके बावजूद कहीं कहीं औपनिवेशिक काल का गौरव भी दिख रहे हैं। सीधी रेखा जैसी लंबी सड़क, हर तरफ पुलिस की उपस्थिति है। कार अभी कल्लाओ सड़क पर प्रवेश कर चुकी है। 18वीं सदी में निर्मित एक सड़क है ये। इसके एक सिरे पर प्लाजा मायोर नामक चौक स्थित है। कई जगहों पर यातायात सिग्नल के लिए रुके रहने पर नगर के शाम के समय की भीड़ दिखाई देती है। काम के बाद लौटते हुए लोग, बस स्टॉप पर इंतजार में खड़े रहने वाले लोग। रविवार इन लोगों के लिए उत्सव का दिवस है। लैटिन अमेरिका वाले उत्सव प्रिय होते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, उसके साथ ही जिंदगी को उत्साहपूर्ण भी बना देते हैं। कल्लाऊ सड़क से होकर ही अभी हमारी यात्रा जारी है। नगर चौक के समीप पहुंचने के अनुसार औपनिवेशिक काल के क्लासिक निर्माण नजर आ रहे हैं। यह है लिमा नगर के हृदय भाग का सामान्य रूप। गगनचुंबी इमारतें नहीं हैं, वो सब नए नगर वाले भाग पर स्थित हैं। काफी देर तक यात्रा करके कार अभी चौक पर पहुंची है। मेरा होटल यहाँ नजदीक है। जोनी ने सड़क के किनारे पर कार रोकी। $20 देकर मैं कार से निकला। यह है होटल प्लाजा मायोर। एक छोटा होटल है, लेकिन किराया अधिक है। रिसेप्शन पर एक कर्मचारी बैठा है। पुराने तरीके से रजिस्टर में नाम लिखकर हस्ताक्षर किया। मेरे मांगने पर उसने नगर का एक नक्शा मुझे दिया। नज़ारों की ओर जाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक लंबी यात्रा में भी मेरे साथ एक छोटा बैग मात्र ही होता है। वह बैग कंधे पर लटकाए एक कर्मचारी आगे जा रहा है। पहले सीधी सीढ़ियां चढ़ी,
फिर एक घुमावदार सीढ़ी छत पर स्थित एक कमरे की ओर मुझे ले जा रहा है। एक छोटा कमरा, एक दिन का 4,000 रुपये है इसका किराया। कमरे का मूल्य इस कारण से बढ़ जाता है कि वह नगर के चौक के समीप स्थित है। साफ सुथरा कमरा। मुझे शौचालय के मामले में आशंका थी, किस्मत से वह भी साफ सुथरा था। नगर के चौक पर जाना है। लिमा के उत्सव की रात आरंभ हो रही है। मैं उस ओर कैमरे के साथ निकला।